सो इन द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस सेक्शन हमने पीछे भी कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में, और आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 100 वॉट एंड 230 वोल्ट इफ़ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 115, यानी उस पर मार्क्ड कितना है, बल्ब के ऊपर 100 वॉट लिखा हुआ है और 230 वोल्ट्स पे वो ऑपरेट कर सकता है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो कितने तक आ गया, 115 वोल्ट्स तक आ गया। तो व्हाट इज़ द हीट एंड द लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब। तो पहला हमें क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालनी है कितने मिनट के लिए। ये एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी, हीट और लाइट की फॉर्म में। कितने मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए जो कन्वर्ट हुई है वो एनर्जी हमें निकालनी है। एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू इट। तो हमें करंट भी निकालना है एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी निकालनी है। सो लेट अस सी फर्स्ट जो मार्क्ड वैल्यूज़ हैं वो हम यूज़ करते हैं। पावर का फॉर्मूला कितना होता है, V²/R। तो पावर हमें रेसिस्टेंस चाहिए, तो हम रेसिस्टेंस यहाँ दोनों वैल्यूज़ जो गिवन वैल्यूज़ थी उनसे हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। वोल्टेज आपको मिली हुई है 230 एंड पावर दे रखा है 100 वॉट। यहाँ पे हमने प्लेस किया, द आंसर कम्स आउट टू बी 529। लेकिन सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो हमें निकालनी है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है E कह लो या H कह लो, दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। लेकिन पावर कौन सी, वो जो ड्रॉप्ड वोल्टेज से मिली है। तो हमने पावर निकाला V'²/R इंटू टी। फॉर्मूला पावर के लिए ये होता है V²/R, लेकिन V कौन सी लेंगे अब की बार हम, जो ड्रॉप्ड पावर है, क्योंकि एनर्जी यही वाली पावर से मिल रही है, वो तो मार्क्ड थी। उससे हमें ये पता चल कि बल्ब का रेसिस्टेंस कितना था। तो स्टैंडर्ड जो उस पर मार्क्ड वैल्यूज़ होती हैं वो आपको रेसिस्टेंस देती हैं, और वो रेसिस्टेंस हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में हम इसे पुट करेंगे वैल्यू को। तो आपके पास वैल्यू आती है 115 का आप स्क्वायर कीजिए डिवाइड बाई 529 जो हमारा पहले वैल्यू निकला था, इंटू में टाइम कितना दिया है 20 मिनट्स, तो 20 इंटू 60। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आपका किलो जूल्स में आ गया। ये एनर्जी जो आई है आपकी 30 किलो जूल्स में इसका आंसर आ जाता है। बट नाउ यानी हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली, बट नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द करंट। तो अब हमें करंट चाहिए। करंट का फॉर्मूला था V'/R, ये ओम्स लॉ से निकाला है। तो V' कितनी थी, अप्लाइड वोल्टेज 115, और R आप कैलकुलेट कर चुके थे 529। अगेन यहाँ से आंसर आया था 5/23 एम्पियर। सो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन होता है, बट ये NCERT का है और आजकल हीटिंग पे कम क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट लीव एनी टॉपिक। CBSE का कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी नया इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वी हैव टू डू each and every क्वेश्चन जो भी हमारे सामने आता है। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन अ ड्राई सेल ऑफ EMF की वैल्यू दिए हुआ है 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ये दे रखे हैं दोनों। दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ रेसिस्टर इन सीरीज। तो उनके सीरीज में आपने एक ड्राई सेल के सीरीज में आपने एक रेसिस्टर भी लगा रखा है विद अ वेरी लो रेसिस्टेंस अमीटर, यानी अमीटर का कोई रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपने सीरीज में एक रेसिस्टर लगाया हुआ है। व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन द एमीटर रीडिंग सेटल्स टू अ स्टडी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द करंट दैट इज 2 एम्पियर। तो यानी कि आप जब सर्किट को स्विच ऑन करते हो तो एमीटर के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू करंट की आती है 2 एम्पियर। तो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। हमें EMF गिवन है 1.5 वोल्ट, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.10 ओम, और आपको करंट भी दिया हुआ है स्टडी करंट दैट इज 2 एम्पियर। सो ये सब फैक्टर्स गिवन है। पूछता क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है द रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ, यानी कि जितना पावर दिया, इनपुट जो पावर दिया उसने, वो हमें निकालना। तो इनपुट पावर इज गिवन एज EI, इसको आप इनपुट पावर भी बोल सकते हो। रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ दिस सेल। तो केमिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है सेल की, वो रेट ऑफ पावर से दे सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू EI एंड इट इज इक्वल टू 1.5, तो आपका E हो गया, I आपका हो गया इंटू 2, सो इट कम्स आउट 30 वॉट। तो पावर बोल रही हूँ मैं, इनपुट पावर, इसलिए वॉट में आया है। तो ये ध्यान रखिए कि केमिकल एनर्जी जो है, रेट पूछा है एनर्जी का, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट टाइम, बट यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो रेट बोल दिया, तो ये क्या मांग रहा है आपसे, पावर मांग रहा है। नेक्स्ट पूछता है रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड द सेल। तो इनसाइड में जो डिसिपेशन होता है वो बिकॉज ऑफ I² R होता है। तो I की वैल्यू भी दे रखी है 2²
इंटू आर इंटरनल रेसिस्टेंस भी दे रखा है 0.10, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.40 वॉट। देखिए कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बट यू हैव टू डिसाइड विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। तो उसने पूछा है कि द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, डिसिपेशन मतलब जो हीट लॉस हो रहा है इनसाइड द सेल, तो सेल के अंदर बिकॉज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इसीलिए हमने I²R लिखा है। कैपिटल आर का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि सेल के अंदर तो कैपिटल आर होता ही नहीं, वो तो एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट है। नेक्स्ट निकालते हैं हम द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड द रेसिस्टर, यानी कि जो आपने रेसिस्टर यूज किया मतलब एक्सटर्नल सर्किट जो यूज किया उसके अक्रॉस कितना डिसिपेशन हुआ है, तो वो इसका मतलब क्या निकालने के लिए बोला उसने, हमें आउटपुट पावर बोल दिया है। देखिए फिर से रेट वर्ड आ रहा है और एनर्जी डिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके मतलब रेट ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज पावर, लेकिन किसके अक्रॉस, रेसिस्टर के अक्रॉस, और रेसिस्टर क्या आउटर सर्किट, तो इसका मतलब आउटपुट पावर बोला है। तो आउटपुट पावर निकालने का एक तरीका तो यह है कि या तो आपके पास 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, या VI हो या फिर I² कैपिटल R हो, या इस वक्त जो हमारे पास है वो है EI यानी इनपुट पावर, और माइनस में डिसिपेटेड पावर वो कितनी है I²R। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ रहा है 2.6 वॉट। तो दिस आंसर विल कम 3 में से आप 0.4 माइनस करेंगे तो 2.6 वॉट आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या पूछता है, पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स, जो आउटपुट पावर है सोर्स की बतानी है। तो जितना आपका ये भी तो हमने आउटपुट पावर ही निकाला है, तो जो आंसर यहाँ निकल रहा है वही यहाँ पर होगा, तो इसके लिए आपको कुछ नया नहीं कैलकुलेट करना, दिस इज द ओनली आउटपुट पावर। सो अक्रॉस द रेसिस्टर जो डिसिपेशन हुआ है, रेट ऑफ डिसिपेशन जो हुआ है वो भी यही है आउटपुट पावर, और जो आउटपुट पावर जो मिली है सोर्स ने जो दी है, देखो सोर्स ने एक इनपुट पावर दिया और सोर्स का एक आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर भी सोर्स से यही है, द पावर ऑफ द आउटपुट। ठीक है, सो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे मिलता जुलता। नो लेट अस सी दिस क्वेश्चन, अ सीरीज बैटरी ऑफ 6 लेड एक्यूमुलेटर्स, ये सेल्स हैं जिनको हमने लेड एसिड एक्यूमुलेटर सेल्स होते हैं, इनको सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। सीरीज बैटरी, एक बैटरी को लिया है जो इनसे कनेक्टेड है, ईच जो सेल था वो कितने का है, EMF 2 वोल्ट का, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.50 इज चार्ज बाय 100 वोल्ट DC सप्लाई, यानी कि हमने सीरीज में बैटरी कनेक्ट किया है ऑफ 6 लेड एक्यूमुलेटर्स के बैटरी को कनेक्ट किया है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है आपको और EMF भी दे रखा है, और उसको हम चार्ज कर रहे हैं किससे, 100 वोल्ट DC सप्लाई से। कहता है व्हाट सीरीज रेसिस्टर शुड बी यूज्ड इन द चार्जिंग सर्किट इन ऑर्डर टू लिमिट द करंट टू 8 एम्पियर। वो कहता है कि हम चार्जिंग तो कर रहे हैं लेकिन करंट 8 एम्पियर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए हमें सीरीज में कोई रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है आपने कनेक्ट किया सीरीज में, तो मैंने सर्किट बनाया है, ये आपको शायद अंदाज़ा दे दे। तो हमने 6 ये पूरा एक बैटरी था, तो इस बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं बाय DC सोर्स से, किसी दूसरे DC सोर्स से, और उसको आपने कनेक्ट किया यहाँ पे। तो ये मैंने हर एक जो सेल इसमें यूज़ हो रहा था, लेड सेल्स यूज़ हो रहे थे, उनके ऊपर वोल्टेज EMF कितना था, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो यानी कि EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.50, और वोल्टेज जिससे आपने DC सोर्स की जिससे आप चार्ज कर रहे हो वो है 100 वोल्ट, और जो करंट आपको मिल रहा है वो है 8 एम्पियर, यानी कि 8 एम्पियर से करंट एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब इस सर्किट में अगर हम देखें तो सबसे पहला काम हमारा होता है करंट निकालने का, क्योंकि हमारे पास करंट नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो जो सोर्स है जो आपको चार्जिंग कर रहा है उसकी पोलैरिटी इन बैटरी के जो चार्ज हो रहे हैं उनके अपोजिट है, तो ये अगर ये पॉजिटिव लेते हैं तो ये सारे सेल्स का EMF जो है उनमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यानी अगर मैं कहूँ तो ये कितना था 100 वोल्ट माइनस में, अब ये कितने सेल्स हैं, 6 सेल्स हैं, तो इन सब की बैटरी आप ऐड कीजिए तो 12, तो ये हो जाती है हर एक के साथ, तो 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, और ये तो आ गया टोटल EMF, और नीचे आता है टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस किस किस की वजह से, एक्सटर्नल तो हमें मालूम नहीं है R, और हर एक को आप 0.5 बोल रहे हो एक सेल का, तो अगर 6 सेल्स का आप लेते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 3। तो ये आ गई आपकी करंट, ये मैंने किस फॉर्मूले से निकाला है, टोटल EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस। और टोटल EMF में भी ये ध्यान रखा क्योंकि हम चार्जिंग कर रहे थे, तो जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव से ही कनेक्ट होता है, ठीक है ना। जब सर्किट लेंगे तो यानी इससे जो ओरिजिनल EMF है यानी जो सोर्स है
उससे आपका चार्जिंग वाले का EMF सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास आती है 100 माइनस 12। तो यहाँ पर से हमने करंट कैलकुलेट किया। अब ये एक इक्वेशन में थे, करंट की वैल्यू भी आपको गिवन है 8 और हमें सिर्फ अननोन फैक्टर बच जाता है R। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस योर R विल कम आउट टू बी 8 ओम। सो यहाँ से आप रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ही इज आस्किंग इज द पावर सप्लाई बाय द DC सोर्स। तो जो DC सोर्स ने पावर सप्लाई की है वो बताना है। DC के लिए जो पोटेंशियल था उसको हमने V बोला था, तो लेट अस कॉल इट एज V। तो जो ये पावर सप्लाई करेगा वो करेगा VI, यही फॉर्मूला होता है पावर सप्लाई का। तो ये निकल के आ जाएगा 100 इंटू जो I आपको दे रहा है वो 8 दे रहा है, तो 800 वॉट। सो दिस इज योर 800 वॉट। नेक्स्ट पूछता है पावर डिसिपेटेड एज हीट। तो हीट की फॉर्म में जो पावर डिसिपेट हो रही है, यानी कि पूरे सर्किट में जो पावर डिसिपेट हो रही है उसकी बात हो रही है। यहाँ उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया है पावर डिसिपेटेड इनसाइड द सेल। और वैसे हमें तो ये पता ही नहीं कि ये जो सोर्स दिया हुआ है ये एक्चुअली बैटरी है या कुछ और है। ये तो DC सोर्स का मैंने सिंबल बस बना दिया है यहाँ पे कि DC सोर्स है, नहीं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते थे, सिर्फ डॉट लगा के DC लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि वो बैटरी यूज़ कर रहा है या क्या यूज़ कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि हीट कितना जनरेट हुआ सर्किट के अंदर। तो जो हीट होता है वो पूरे एंटायर सर्किट के अंदर आता है। तो इस सेल्स के अंदर भी जो डिसिपेशन था वो बिकॉज ऑफ स्मॉल r था, और जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अंदर डिसिपेशन होगा वो भी हमें लेना है। तो वो आ जाता है तुम्हारा I² R प्लस स्मॉल r। सो हमने दोनों रेसिस्टेंसेज उसमें कैलकुलेट किए हैं, यानी कि डिसिपेशन ऑफ हीट इन द एंटायर सर्किट। और वो जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो 8² एंड 8 प्लस में आपने 6 सेल्स जो लिए उनका इंटरनल सर्किट आ रहा था आपका 3। तो सिंप्लीफाई करके यू विल गेट 704 वॉट जो है आपका हीट लॉस आ गया। लास्ट पार्ट आता है पावर सप्लाइड बाय द DC एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इन 15 मिनट्स। तो जो DC ने जो एनर्जी स्टोर थी, पावर सप्लाइड बाय द DC सोर्स, जो DC के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी, स्टोर्ड एनर्जी, उसके लिए आपको निकालना है, लेकिन कितनी देर के लिए? 15 मिनट के लिए। तो पहले तो हम निकालते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके लिए जो पावर सप्लाई होती है वो क्या होती है, एक्चुअल में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो 800, ये मैं लिख भी देती हूँ फॉर्मूला, V मैं इस वक्त V बोल रही हूँ, तो पिछले इक्वेशन में हमने E लिखा था इसको, तो EI माइनस I² R प्लस स्मॉल r। तो ये फॉर्मूला है, यानी हम 800 में से 704 सब्ट्रैक्ट करें, ये तो निकलेगा पावर का फॉर्मूला। जो पावर है इन द सोर्स बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी, जो उसके अंदर एनर्जी रह गई। एक्चुअली हमने क्या किया है कि जो सप्लाई था वो तो VI था, लेकिन पूरे सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा तो डिसिपेशन होगा हीट की फॉर्म में, और वो डिसिपेशन हीट की फॉर्म में जब हुआ, अब उसने ये नहीं कहा कि डिसिपेशन ओनली इन सेल, वो तो सर्किट की बात कर रहा है। तो डिसिपेशन ऑफ हीट जो है वो थ्रू आउट होगा, इसके अक्रॉस भी हीटिंग होगी, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी हीटिंग होगी। तो जो लॉस हुआ है, वेस्टेज ऑफ हीट हुई है, डिसिपेशन हुआ है, वो टोटल के अक्रॉस हुआ है। तो फिर आप अगर स्टोर्ड एनर्जी निकालना चाहते हैं, यानी कि पावर बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी जो DC के पास थी, तो फिर उसमें से क्या करेंगे, उस टोटल में से आपको हीट सोर्स की एनर्जी सप्लाई को ख़त्म करना होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना होगा, एंड देन यू विल गेट। सो हमारे पास पावर आ जाता है 800 माइनस 704, और ये सॉल्व करके आता है आपका 864। और हमने क्या करना था, इसको 15 मिनट के लिए, सॉरी इसको 15 मिनट के लिए यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना था। अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं, पावर सप्लाई बाय द DC सोर्स फॉर दिस मच टाइम, हमने बोल भी दिया है कि इसको हमें कितने टाइम के लिए निकालना है, 15 मिनट्स के लिए निकालना है। सो हमने इसको 15 मिनट से मल्टीप्लाई किया, देन योर आंसर विल कम आउट टू बी 00 जूल्स। सो ये जो निकला है सेकेंड इक्वेशन में एनर्जी निकला है, ये भी एनर्जी निकला है, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन DC सोर्स हमने निकाल दिया। तो एनर्जी स्टोर्ड इतना था, पावर जो सप्लाइड था वो इतना था। तो हमने फॉर्मूला ये लिया सब्ट्रैक्शन का, लेकिन उसको 15 मिनट से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट द एनर्जी। टू कोरिलेट लेट मी शो यू दिस। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ये पेपर यूज़ किया था और इसमें इक्वेशंस बताई थी आपको कि अगर वो कहता है कि पावर डिसिपेटेड इनसाइड द सेल, तो I² R है, यानी कि सेल के अंदर जो डिसिपेशन हो रहा है वो बिकॉज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस है, लेकिन पावर डिसिपेटेड एज हीट जो है वो तो एंटायर सर्किट में हुई है, तो इसलिए R प्लस R आप दोनों लेंगे। जब आपसे पूछा जाता है कि पावर इनपुट पावर पूछी जाती है या आउटपुट पावर, जैसे आउटपुट पावर पूछी गई है, तो उस वक्त आउटपुट पावर की फॉर्म में आप क्या लेंगे कि जो सप्लाई हुई, यानी जो इनपुट सप्लाई थी उसमें से जो इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से हीट हुई है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब वो पूछता है कि पावर स्टोर्ड इन द बैटरी,
किस फॉर्म में? इन द केमिकल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। सो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है, सॉरी जो पावर स्टोर्ड है वो क्या होगी? तो उस वक्त आपको टोटल हीट सब्ट्रैक्ट करनी है, क्योंकि एनर्जी जो है वो तो पूरा थ्रू आउट सर्किट का पार्ट हो गई ना। जो पावर है, बैटरी ने जो पावर दी वो ना सिर्फ इनपुट, यानी ना तो वो सिर्फ अक्रॉस द सेल है और ना ही वो अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, वो तो थ्रू आउट सर्किट के लिए मांगी जा रही है कि पूरे इस सर्किट के अंदर कितना एनर्जी स्टोर रहा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन से एनर्जी कंटिन्यूसली किस में कन्वर्ट हो रही है? तो हीट में कन्वर्ट हो रही है, लाइट में कन्वर्ट हो रही है। तो उसी एनर्जी को हम निकाल रहे हैं कि जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो कितनी थी। तो दैट विल बी दोनों का मतलब दोनों रेसिस्टेंस आर और स्मॉल आर शामिल होंगे। वही मैंने यहाँ पर यूज किया है। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों आई स्क्वायर आर प्लस आर दोनों यूज किए जब हमने स्टोर्ड एनर्जी की बात की। तो ये लैंग्वेज का ध्यान रखना कि वो स्टोर्ड एनर्जी मांग रहा है या सिर्फ वो इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए मांग रहा है, यानी कि सिर्फ वो सेल के लिए मांग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन विद अ ग्राफ, और क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है कि 4 सेल्स ऑफ आइडेंटिकल ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर। यानी कि एक वेरिएबल रेसिस्टेंस के पैरेलल में हमने सीरीज में हमने 4 सेल्स लिए हैं जो आइडेंटिकल ईएमएफ है उनकी और आइडेंटिकल ही इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये और ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो अगर ये दोनों हमारे पास आइडेंटिकल है तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल? सो ग्राफ का हेल्प लेंगे और ईएमएफ हर एक सेल का निकालेंगे। तो सबसे पहले जब आपके पास करंट 0 होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर रिलेशनशिप होता है। बट इफ I इज इक्वल टू 0 देन V इज इक्वल टू E के बराबर। तो यही रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि हमने यहाँ से कंडीशन, ये मैं बता दूँ, इस साइड आपका प्लॉटेड है I और इस साइड बना हुआ है V। तो V और I ग्राफ आपको गिवन है। तो आपके पास I जब 0 था तो V की वैल्यू थी कितनी? 5.6, और वो आपकी कहलाएगी EMF। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे EMF, लेकिन जो EMF है वो 4 सेल्स के लिए। तो 4 टाइम्स ऑफ E इज इक्वल टू 5.6। ये निकलेगा 4 सेल्स का EMF 5.6 है। तो एक सेल का कितना आ गया? ये हो गया 1.4 वोल्ट। तो हमारे पास एक सेल का EMF आ गया। नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट ही इज आस्किंग व्हाट वैल्यू ऑफ करंट क्रिएट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। सो कौन सी वैल्यू, व्हाट वैल्यू ऑफ आई क्रिएटेड मैक्सिमम पावर ऑफ डिसिपेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या करंट की वैल्यू की। तो हमने सर्किट के अंदर से यानी ग्राफ के अंदर से कोई भी एक वैल्यू ले ली है करंट की। सपोज ये जो पॉइंट था वो 1 वैल्यू से एसोसिएटेड था, तो 1 पे आपको 2.8 वोल्ट मिल रहा है। तो यहीं हम ये यूज़ कर लेते हैं कि अगर आपका I 1 एम्पियर था तो पोटेंशियल आपको आया 2.2, वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू की 2.8। लेकिन ये पोटेंशियल एक सेल का नहीं था, ये कितना का था? 4 सेल का। करंट क्यों 1 ले रहे हैं? क्योंकि सर्किट कैसा था? सीरीज था। सीरीज के अंदर तो करंट कांस्टेंट रहती है, लेकिन पोटेंशियल्स तो कंबाइन होते हैं। तो इसलिए हमने ये निकला 4 टाइम्स निकला। तो लेकिन हमें एक का निकालना है तो 2.8 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो एक के लिए वैल्यू आ गई 0.7 वोल्ट। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द इंटरनल रेसिस्टेंस। पहले इंटरनल R निकालेंगे। इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू होता था, फॉर्मूला होता था E माइनस V बाई I। तो आपके पास सब कुछ है, I है 1, V है 0.7, E है आपकी वैल्यू कितनी? 1.4। सो वील प्लेस ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट 0.7 ओम्स। हमारा रेसिस्टेंस भी आ गया, लेकिन वो क्या मांग रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ I क्रिएटेड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। लेकिन जब हम मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कंडीशन होती है फॉर मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल 1। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल के बराबर होना चाहिए, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस तो सीरीज में थे और वो भी 4 थे। इसका मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी किसके बराबर होना चाहिए? 4R के बराबर होना चाहिए। तो अब हम I मैक्सिमम निकालने थे कि मैक्सिमम करंट हमारे पास क्या होगा। मैक्सिमम करंट की वैल्यू थी टोटल EMF बाय टोटल R। तो टोटल EMF कितना आया था हमारे पास? 4 टाइम्स ऑफ EMF 4E, और ये टोटल R कितना चाहिए? कैपिटल R प्लस स्मॉल r, वो भी 4 सेल्स के लिए। लेकिन स्मॉल r कैपिटल R को भी हम 4R ही बोल रहे हैं। तो आपका इक्वेशन बन गया 4 एप्सिलॉन बाय 8 ऑफ E, यानी आपके पास आ गया E बाय 2R। अगर आपको याद हो तो हमने डिराइव किया था और कहा था कि मैक्सिमम पावर अगर हमें सेल के लिए चाहिए
या किसी सोर्स के लिए चाहिए तो हमारे पास करंट मैक्सिमम कितना निकलेगा, अगर पावर मैक्सिमम है तो करंट कितना होगा, E/2R होगा। ये हम डेरिवेशन पहले कर चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, यू विल गेट 1 एम्पियर। तो कब आपको मैक्सिमम पावर मिल रही है, 1 एम्पियर करंट पे, तो उस केस में 1 एम्पियर करंट का केस ये था। अच्छा, ये याद रखिए कि ये मैंने जो यहाँ ये अज्यूम किया है वैल्यू 1 एम्पियर V इज इक्वल टू ये निकालिए, ये मैंने रेंडम अजम्पशन था। अगर आप 1 की बजाय 1.5 लेते और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दी पोटेंशियल लेते तो वो अगर 1.4 आता एंड आप सिंप्लीफाई करते तो भी आपकी सेम ही आंसर आना था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहाँ पर 1 अज्यूम कर रही हूँ तो ही आपको 0.7 मिल रहा है, क्योंकि ये स्लोप कैसा है, ये कांस्टेंट है, ये स्लोप थ्रू आउट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जो आपने इसमें वैल्यू निकाली है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली, वो सेम वेरिएशन उनका बराबर ही है। तो कोई भी पॉइंट ले लो, 1 लो, 1.5 लो या 0.5 लो, इन सभी के लिए आपकी वैल्यू सेम आई थी। मैं तो कन्वीनियंसी के लिए कि भी आपकी कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए, हमने ये चूज़ कर ली थी। तो यहाँ पर आपके पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। हमसे पूछा गया था व्हाट वैल्यू ऑफ द करंट क्रिएटेड मैक्सिमम पावर, तो हमने मैक्सिमम पावर की कंडीशन लगाई और उससे करंट की वैल्यू निकाल ली। वो वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 एम्पियर। लेकिन और लास्ट पार्ट पूछा था कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, वो तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.7 हर एक सेल का पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, क्योंकि अगर ये कैलकुलेट नहीं होता तो फिर करंट नहीं होता। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए था, ये पार्ट पहले पूछना चाहिए था और वो बाद में, बट सेम थिंग। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करेंगे। यस।